नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। नए वक्फ कानून को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। जहां कानून की आड़ में सुलगते पश्चिम बंगाल के संवेदनशील इलाकों में सेना तैनात है और हिंदू परिवार घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में भड़के सांप्रदायिक तनाव पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ममता दीदी को सियासी सीख दी है। हिंसा में हिंदुओं की हत्या और उस पर ममता बनर्जी की चुप्पी पर सीएम योगी ने सवाल खड़े किए। एक और जहां बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष वक्फ के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करने को लेकर मैदान में है, तो वहीं बंगाल में बीजेपी हिंदुओं को टारगेट करने का दावा कर रही है। कुल मिलाकर जब देश में बहस इस बात की होनी चाहिए कि वक्फ कानून से आपत्तियां क्या हैं और देश के मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेने के प्रयास होने चाहिए थे, तो बंगाल से यूपी तक इस मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल देकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मतलब को सिद्ध करने की कोशिश कर रही हैं और इसका खामियाजा साफ तौर पर आम आदमी भुगत रहा है। नतीजतन बंगाल जल रहा है। वहीं इस पूरे मामले को यूपी में भी भुनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन एक बार फिर से विवादों में हैं। वहीं सपा सांसद ने ऐलान कर दिया कि अगर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजे जाएंगे तो हम मंदिर के नीचे बौद्ध मठ खोजेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद का कहना है कि हमारी सरकार बनी तो कानून पलट देंगे। इन सब के बीच आज वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। वक्फ कानून पर अब तक 73 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। आखिर इस कानून पर क्यों है इतनी आपत्ति और बवाल? क्या सरकार वक्फ कानून के फायदे आम आदमी को समझा नहीं पा रही या कानून की आड़ में कोई धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ साथ सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है। वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा। पीडीए हमारा नारा है और आजकल जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई पीडीए की है। कुछ लोग सामंती डेमोक्रेसी के लोग हैं। हमें परसों एक बैठक हुई तो तलवार हथियार थोड़ा मैंने पड़ा है खाए के लिए दो तलवार। छतरी का धर्म तो गरीब की इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये पास में भरतपुर, यहां भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। हमने तो 3 सेनाएं बड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणमात्र है बड़ी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो वक्फ कानून के नाम पर छिड़ी सियासी तकरार और इस आग में बंगाल झुलस रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता दीदी को सियासी सीख देते हुए कहा कि ममता दीदी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठी हुई हैं। हिंदुओं की हत्या हो रही है बंगाल में। आपको बताते चलें कि वक्फ कानून लागू होने के बाद बंगाल में दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक दंगों में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले के बाद सियासत जो है वक्फ कानून को लेकर वो बढ़ती नजर आई। वहीं इस बीच त्रिपुरा में भी काफी ज्यादा प्रदर्शन किया गया। कई प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प की तस्वीरें भी सामने आईं। तो वक्फ कानून पर देश के कई राज्यों में इस वक्त सियासत जहां एक और जारी है, वहीं सांप्रदायिकता के साथ साथ ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वक्फ कानून को लेकर लोगों को समझा नहीं पा रही
क्या ये नहीं बता पा रही या विपक्ष ये नहीं तय कर पा रहा कि आपत्ति आखिर इस पूरे कानून पर है क्या? सबसे पहले श्याम सलोनी जी, आपके पास आना चाहूंगी। वक्फ कानून को लेकर जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, हिंसा भड़क उठी बंगाल में, त्रिपुरा में जहां आपकी ही सरकार है वहां पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार। देखिए अदिति जी, जिन पार्टियों ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझा और केवल वोट बैंक समझा लेकिन उनका उद्धार नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया, जबकि सच्चर कमेटी उसके द्वारा ही गठित की गई थी। उन्होंने जांच कराई थी, लेकिन जब जांच के बाद सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की, जो स्थिति मुसलमानों की बताई देश में, उसको लागू नहीं किया। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने मुसलमानों को केवल इस्तेमाल किया। जितने भी पार्टियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी रही हो, आज जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, संविधान के अनुसार जो भी भारत का नागरिक है, हमें उसका उद्धार करना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मुसलमान भी भारत का एक अंग है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम विपक्ष की पार्टियां मुसलमानों को भ्रमित करती रहीं, बरगलाती रहीं, लेकिन जब भाजपा सरकार में आ गई और भाजपा के कार्य को जब मुसलमानों ने देखा, उस मुसलमान ने देखा जिसके यहाँ सुबह अगर खाना बन जाए तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को क्या खाना बनेगा, क्या खाएगा, क्या उसको मिलेगा, बीमार हो जाएगा तो इसके लिए इलाज के लिए पैसा है कि नहीं है, सुविधा क्या मिलेगी, बेटी हो गई तो बेटी की पढ़ाई कैसे होगी, बेटा हो गया तो पढ़ाई कैसे करेगा, क्या केवल पिंचर बनाने के लिए या स्कूटर का मैकेनिक बनाने के लिए रखा जाएगा। ये कंडीशनों से जब मुसलमान को उबारा गया, जब मुसलमान को लगा कि मेरे बच्चे अब भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत ठीक है, कई झगड़े दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, पहले दंगों के नाम पर हमें लड़ाया जाता था, तो मुसलमानों का रुख अदिति जी भाजपा की ओर थोड़ा मुड़ने लगा। जिस तरह से 3 तलाक के नाम पर बहन बेटियों का शोषण होता था, श्याम उस सलोनी शोषण रोका गया। श्याम सलोनी जी, त्रिपुरा में तो आप ही की सरकार है ना? मैं बता रहा हूँ, मैं सब चीज पर आ रहा हूँ। वहाँ मुसलमान क्यों नहीं संतुष्ट हैं? वहां पे कौन भड़का रहा है मुसलमानों को? देखिए, सरकार हमारी है, हम्म, लेकिन पार्टियां तो सभी अपनी अपना थोड़ा थोड़ा भूमिका निभाती है ना। ठीक है। तो ये जो मुसलमान दंगे कर रहे हैं, ये मुसलमानों के दंगे नहीं है, ये तथाकथित जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनको डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी आ ना जाए सरकार में, इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं से, मुस्लिम कार्यकर्ताओं से जगह जगह उपद्रव करा रही हैं। सुनियोजित तरीके हैं ये। ठीक है जिस सर, तरह से लौटूंगी आपके बंगाल को पास। जलाया जा रहा है। विकास अग्रहारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विकास जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? श्याम सलोनी जी का कहना है कि विपक्ष जो है वो भड़का रहा है। आदिति जी, इसी बंगाल में भाजपा को 2 करोड़ 34 लाख वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में शासन काल के दौरान बंगाल से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। श्याम सलोनी जी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ नहीं बोलेगी। उसको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। उसको ध्रुवीकरण करना है कि कैसे हम दिखाएं कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है तो उसकी वजह से बिहार में हमको लाभ मिले। हमको बिहार जिताइए, नहीं तो बिहार में भी यही हालात हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल यही बताना चाहती है, जबकि सच्चाई ये है कि 2 करोड़ 34 लाख वोट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सोशल मीडिया पे भाजपाई जो है कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिम्मेदारी उठाएं, मतलब अपोजिशन का लीडर जो है वो जिम्मेदारी उठाए। अपोजिशन को कहा जा रहा है कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों से पूछना चाहिए। 2 करोड़ 34 लाख बंगाल की जनता ने इनको भी वोट दिया है। हम विरोध कर रहे हैं, हिंसा निंदनीय है, हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की नूरा कुश्ती जो है, ये इस बार बंगाल की जनता देख रही है, भारत की जनता भी इस बात को देख रही है। ये इन दोनों की आपस की नूरा कुश्ती रहती है कि चलो पूरे भारत में कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, सिर्फ 2 स्टेट बिहार से लगे हुए त्रिपुरा और बंगाल
क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है तो नैरेटिव वहीं से निकलेगा, बगल से ही नैरेटिव इनको निकालना है। और भी सारे स्टेट है, वहां पे कुछ नहीं हुआ, वहां पे सारी शांति रही, वहां पे लोगों को पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लोगों को कोर्ट पर भरोसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उकसावे की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लोगों को मोबिलाइज किया और कहा कि चलिए प्रोटेस्ट करिए, और उसके चक्कर में बेचारा हिंदू परेशान हो गया है। ठीक है विकास जी, लौटूंगी आपके पास। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितेंद्र सिंह यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से बंगाल में हिंसक प्रदर्शन हुए, त्रिपुरा से हिंसा की तस्वीरें सामने आई, पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किए गए, किस तरह से देखते हैं आप इसे? भारत के लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। प्रदर्शन भी थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज नहीं आ रही है भैया की। रिपोर्ट तरीके से रखा जाना चाहिए। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र तरीका ये लगता है कि जहाँ कहीं भी नितेंद्र जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है साफ। मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही? जी आ रही है, बोले। मैंने कहा हिंसा कहीं भी हो, किसी रूप में हो जी, वो निंदनीय है। भारत के लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का और अपनी बात रखने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जब भी कहीं पे चुनाव हो जिस राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक तरीका नजर आता है, क्योंकि इनके पास करने को कुछ है नहीं। और 11 साल में उस देश की सरकार में मोदी जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, यहाँ कहीं भी इनके पास ऐसा कोई काम नहीं है रचनात्मक कार्य जिसके दम पर ये वोट मांग सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक माहौल पैदा करके एक हिंदू और मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको बताएं कि जो ठीक है नितेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके ही सांसद रामजी लाल सुमन जी ने अभी हाल ही में बयान दिया कि अगर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जाएंगे तो हम मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ खोजेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? ये किस तरीके का बयान है और इसकी क्या आवश्यकता है लोकतांत्रिक देश में? देखिए, रामजी लाल सुमन का जो बयान है उसको पूरा आपने शायद लगभग लगता है सुना नहीं, हालांकि चला रही थी आप तो सुना ही होगा। उनके पूरे बयान पे जाइए, उन्होंने कहा है गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। अगर गड़े मुर्दे, भारत की आजादी के बाद ये देश संविधान से चल रहा है, आजादी के पहले क्या हुआ जरा फिर निपटा कर दिया। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, लेकिन मेरा अरे थोड़ा आवाज बढ़ा दी, हम तक नहीं आ रही है। गया हूँ तो देख लीजिएगा, दोबारा कॉल करा दीजिएगा इस टाइप से। तो भारतीय जनता पार्टी, रामजी लाल सुमन ने जो बात कही, उन्होंने बहुत साफ साफ ये कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। 300 साल पीछे आप जाएंगे तो फिर हमें उसके पीछे भी जाना पड़ेगा। और जब आप हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोजने लगेंगे तो उसके पीछे का भी इतिहास है कि हर मंदिर के नीचे फिर बौद्ध मठ निकलेंगे। और ये सच्चाई है कई जगह पर। आप यहाँ तक अयोध्या में भी देखिए, आप जगन्नाथपुरी का मंदिर देखिए, वो सब बौद्ध मंदिरों की प्रतिमाएं हैं, जिसको बाद में धीरे से समाज में विदेश काल परिस्थितियों में क्या हुआ है मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता हूँ। आदरणीय हमारे नेता अखिलेश जी भी कहते हैं इतिहास को इतिहास रहने दिया जाए, अगर इतिहास शांति का मार्ग नहीं प्रशस्त करता है तो ठीक है उस पर चर्चा नितेंद्र नहीं जी, करनी चाहिए। ठीक है। आप कह रहे हैं कि आपके जो सांसद हैं वो बयान देते रहते हैं, लेकिन हम ठीक से उसको सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कहना क्या चाहते हैं वो शायद वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, और बाद में आप लोग जो है अपना जो भी ड्रॉबैक है उसको करेक्ट करने के लिए ये बोलने लगते हैं कि आपने पूरा ठीक से बयान नहीं सुना उनका। ठीक है, श्याम सलोनी जी क्या कहेंगे इस पर? समाजवादी पार्टी का मुस्लिम प्रेम छुपा हुआ नहीं है किसी से। समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के समय से लेकर के और अभी अखिलेश जी तक एक नेता हुआ करते थे, मुख्तार सिंह। वो क्या करते थे जरा इनसे पूछिएगा, यादव जी बैठे हैं, कोतवालियों पर ताले लगाए जाते थे। पूरा कोतवाली को ताला लगा करके कोतवाल बाहर खड़ा हुआ है,
और मुलायम सिंह जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। 25 पुलिस कर्मियों को अतीक अहमद ने अपने घर में बंधक बना लिया और उनको मार रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री तत्काल के मुलायम सिंह यादव जी को उसको गुहार कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अतीक भाई प्लीज छोड़ दीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं। एक मुख्यमंत्री निवेदन करता पहली बार जेल भेजा था, मतलब पुलिस कर्मियों को लेकिन छुड़ाने के इनको लिए ये समझ में नहीं आएगा। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में 2017 में अतीक अहमद जेल गया था, लेकिन इनको ये बात नहीं समझ में आई क्योंकि इनके पास अपना बताने का कुछ है नहीं। इनको ये बताना पड़ेगा कि बिहार से इन्होंने कितने गुंडे भेजे थे मुर्शिदाबाद। यहाँ पर मुद्दा ये है कि वक्फ कानून को लेकर आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रही है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है। तो फिर ये दंगे और हिंसा क्यों हो रहे हैं? ये जो दंगे कराने वाले लोग हैं, हो रहे हैं अदिति जी, ये जो दंगे कराने वाले लोग हैं, इनकी राजनीतिक छवि खराब हो गई, राजनीतिक इनकी बिसात खिसकती जा रही है। मुसलमान अब इनसे दूर होता जा रहा है, तो ये अपने कार्यकर्ताओं से इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जो दंगे करा रहे हैं। लोग पकड़े गए हैं और अब देखिएगा जब पश्चिम बंगाल में जिस दिन लग जाएगा राष्ट्रपति शासन 356, यही पूरी विपक्ष के लोग, श्याम सलोनी जी, मेरा अगला सवाल कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं। जी, मेरा अगला सवाल यही होना था कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं लगना चाहिए? जनता से ऊपर कोई चीज नहीं है। हम जन हित के लिए बनी सरकार है। ठीक है सर, ये भी बता दें अदिति जी, सरकार नहीं। श्याम सलोनी जी, मणिपुर में जो हिंसक तस्वीरें हमने देखी थी, वहां पर तत्काल प्रभाव से एक्शन आपकी सरकार ने अगर लिया होता तो ये जो तस्वीरें हमारे सामने मणिपुर से निकलकर सामने आई थी हिंसा के दौरान, वो शायद नहीं होती। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी आप इंतजार करेंगे क्या? क्योंकि वहां पे ममता दीदी की सरकार है। अदिति जी, संविधान में चुनी हुई सरकारों का एक सम्मान होता है जी। अगर कहीं छोटी घटनाएं होती है, बड़ी घटनाएं होती है, उनका संज्ञान लिया जाता है, फोर्स केंद्र से भेजी जाती है। ठीक है, अभी हमने केंद्र से फोर्स भेजी है, ठीक है, बीएसएफ भेजा हुआ है, अर्धसैनिक बल भेजे हैं। जब स्थिति उनके भी कंट्रोल में नहीं रहेगी जी, जब वहां की सरकार ये लगेगा कि बिल्कुल हथियार डाल चुकी है, नहीं कर पा रही है स्थिति को नियंत्रण में, तो वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगेगा। ठीक है, लेकिन सवाल एक मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, आप सवाल पूछिए कि जिस तरीके से दलितों का और पीडीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव जी, वहां दलितों का जो अपमान हो रहा है, जिनको मारा जा रहा है, घर छोड़ के भाग रहे हैं, एक शब्द अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? ऐसा क्या इनको वो है? मैं इसीलिए दलितों को बता रहा हूं कि जहां भी सरकार इन लोगों की आ जाएगी, ये मुसलमानों को जिंदा रखेंगे और हिंदुओं को मारेंगे। मैं इसीलिए आपको अतीक अहमद का उनका हवाला दे रहा था। अभी 2 दिन पहले तुष्टिका के लोग हैं ये, दलित को जिंदा जला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है? ठीक है, 2 दिन पहले इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया। ये संविधान के धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं ये। नितेंद्र जी, अदिति जी, जरा श्याम जी से पूछ लीजिए, 2 दिन पहले इलाहाबाद के अंदर प्रयागराज में दलित को जिंदा पीट पीट के मारा और जला दिया गया। जरा इनके मुंह से आवाज नहीं निकली है। ठाकुरों का अत्याचार चरम पर है, इस पर कोई आवाज नहीं उठेगी। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे खुलेआम अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, उस पर कोई आवाज नहीं निकलेगी। कानपुर के अंदर रामनवमी का जुलूस निकलता है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, पुलिस एफआईआर करती। भाजपा का जिला अध्यक्ष कहता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को जेल नहीं जाने देंगे। इलाहाबाद के अंदर मजारों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। योगी जी सिर्फ कहेंगे लातों को भी, भूत बातों से नहीं मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इनके वो लात कहाँ चले जाते हैं जो भूतों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर हो रही है चर्चा, जो है वो वक्फ कानून को लेकर हो रही है, और मुझे आप पहले तो ये स्पष्ट करें कि ये हिंदू मुस्लिम दलित ठाकुर, इससे राजनीति जो है वो कब भारत की जो है मुक्त हो पाएगी? इसका जवाब दीजिए। क्या और कोई मुद्दा नहीं है देश में सर? अदिति जी, ये उसी तरीके की स्थिति है जैसे कि किसानों के
विरोध में 3 काले कानून लाए थे, और लगातार जब किसान 2 साल तक आंदोलनरत रहे तो मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, हम समझा नहीं पाए, वो कानून वापस लेने पड़े। ठीक उसी तरीके से वक्फ का कानून है जो देश की जनता को गुमराह करके अपने चंद पूंजीपतियों को ओबलाइज करने के लिए कानून लाया गया है, और इसको वापस लेना ही पड़ेगा। देश की जनता जो है वो गुमराह हो रही है। मैं आपसे उत्तर जानना चाहूंगी कि किस लिए गुमराह हो रही है, ऐसे क्या प्रावधान है वक्फ में जिसको लेकर गुमराह किया जा रहा है? क्योंकि वक्फ कानून में मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं कि मस्जिद को तोड़ने की बात लिखी गई है कि मस्जिद तोड़ दिए जाएंगे, मंदिर खोजे जाएंगे। फिर ऐसी बयानबाजी क्यों हो रही है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, सवाल का जवाब बहुत धैर्य से देना चाहेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें एक लाइन लाई गई है बाय यूजर का। बाय यूजर मतलब ये होता है कि जो लोग जहां पर काबिज हैं, आपके गांव होंगे, हमारे गांव हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, इनके भी गांव हैं। किसी भी गांव में भारत के चले जाइए और 40 साल 50 साल पहले से जो हमारे पूर्वजों के घर। नितेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। आपको मैं कह रहा हूं कि किसी भी घर की रजिस्ट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पुरानी परंपरागत जमींदारी व्यवस्था में घर जिसके जहां बन जाते थे वही होते थे। तो आज जब भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलेंगे और जब लोगों से कहेंगे कि ये जमीन के पेपर दिखाइए, लोगों के पास जो 50 साल पुराना काबिज होगा उसको रजिस्ट्रियां नहीं होंगी, और ये लोगों के गरीबों के घर छीन लेंगे ये कह करके कि ये वक्फ की संपत्ति है, और ये वक्फ की संपत्ति नहीं रही है, ये सरकार की संपत्ति हो गई। और वो एक लैंड बैंक बनाएंगे और लैंड बैंक बना करके अपने पूंजीपति दोस्तों को बेच देंगे। मैं आज दावा करता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र उंगली उठा रहे हैं, इनसे पूछूंगा इनके जो पिताजी का घर था उसकी रजिस्ट्री अगर दिखा सकते हैं। श्याम सलोनी जी जवाब देना चाह रहे हैं, बताइए सर, क्या बेच दी जाएंगी क्या संपत्तियां लोगों से छीन के? अदिति जी बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दंगा भड़का के तरह झूठ बोल करके दंगा भड़का रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूं, आप अपने पिताजी के मकान की रजिस्ट्री दिखा दीजिए। अगर आप गांव में रहते हो, आपके पिताजी के पास रजिस्ट्री हो गांव के घर की, मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा। तभी आप लोगों ने कहा था कि कागज देखे जाएंगे, लोगों को निकाला जाएगा। इस तरीके की बयानबाजी क्यों करते हैं? झूठ बोल करके क्यों ये झूठ बोल करके देश को गुमराह करते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं केवल झूठी सत्ता हासिल करने के लिए। सबके सामने है, क्लियर है। इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। विकास जी क्या कहेंगे? जो लोग टीवी पर बैठ करके जनता को गुमराह करते हैं, इनके खिलाफ विकास जी को बात रखने दें आप जी। आदिति जी, इस देश में जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में होती है तब तब हिंदुओं पर अत्याचार होता है। आपने कश्मीर में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में समर्थित सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, और उस दौरान कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए गए, हिंदुओं का उस समय पलायन हुआ। अब हम वही चीज बंगाल में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब जब केंद्र में सरकार में रहती है, ये अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करती है, और उसके एवज में आम हिंदू जो होता है वो परेशान होता है, आम हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है, और इसका जीता जागता उदाहरण बंगाल है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, पहली बात। केंद्र में मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र का भी दायित्व होता है। का उत्तर दीजिए कि बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो गई, उस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? ममता बनर्जी का इस्तीफा होना चाहिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है, कांग्रेस पार्टी इसको कह रही है। देश में वैमनस्य काम नहीं होने चाहिए, लेकिन अब समस्या ये होती है, भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी का इस्तीफा तो मांग लेती है, लेकिन दिल्ली दंगों में जब 54 लोगों की मौत हो जाती है, जो कि साफ साफ गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में आता है, उस समय भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे। अब समस्या यह है कि ये तो नूरा कश्ती शुरू हो गई ना भाई। अमित शाह अगर उस समय इस्तीफा दे दिए होते दिल्ली दंगों के समय में, तो आज उसी ठसक के साथ भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग कहते कि भाई ममता बनर्जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि नूरा कुश्ती करती है, उसको पता है कि ममता जी का इस्तीफा हम अच्छे से नहीं मांगेंगे, ममता जी हमारा इस्तीफा दिल्ली को लेकर अच्छे से नहीं मांगेगी, दोनों का चलता रहेगा आराम से। मोदी जी ममता जी से मिलेंगे, अमार दीदी कह के रसगुल्ला खावे, गोमछा पहनावे, हो जाएगा, चलता रहेगा, हिंदुओं का पलायन होता रहेगा।
हिंदू प्रताड़ित होता रहेगा, दंगे होते रहेंगे। ये इन दोनों की मिली भगत है। ये साफ साफ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की मिली भगत है जो देश में वैमनस्य फैला रही है। ये लोग अपने राजनीतिक के लिए राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर के ये लोग पूरी तरीके से गिद्ध बन चुके हैं, क्योंकि उससे ही ध्रुवीकरण होगा और उससे भारतीय जनता पार्टी जब जब ध्रुवीकरण होता है तब तब भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ता आया है। लेकिन इस बार जनता भारत की देख रही है इस चीज को। ठीक है विकास जी, जवाब ले लेते हैं। फाइनल कमेंट श्याम सलोनी जी, क्या सच में बीजेपी और टीएमसी की मिली भगत है जो बंगाल में तस्वीरें साफ देखने को मिल रही है उसमें, और क्या एक्शन लेगी केंद्र सरकार? अब मैं बतला रहा हूं अदिति जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, टीएमसी वेस्ट बंगाल में, बिहार में इनकी राजद, और इसी तरीके से इनके जितने भी जो घटक दल हैं, इन्होंने अपने अपने प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया है। और यही इनकी रणनीति है कि कांग्रेस को खत्म करो। अब कांग्रेस तो इनकी कठपुतली है। मत करिए भाई, आप अपनी चिंता करिए, हिंदू मारे जा रहे हैं उसकी चिंता करिए। मैं हिंदू नहीं, हम मुसलमान की भी चिंता करते हैं। आप नहीं करते हैं। ये सरकार हिंदू मुसलमान बांग्लादेश में हिंदू मारा गया और नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वहां पर एक शब्द नहीं प्रयोग करते हैं, एक आपत्ति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार का संविधान के अनुसार कार्य कर रही है। तो बांग्लादेश के हिंदुओं को जिस तरीके से कार्य कर रही है, जन विरोधी कार्य हो रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, फर्क है। भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी मांग करते हैं, पूरा देश ये मांग कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मांग नहीं की है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अरे कह रहे हैं भाई, राहुल गांधी की मांग नहीं है, राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, सोनिया गांधी नहीं बोल रही है, कांग्रेस पार्टी के कहने का राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। विपक्ष का कोई नेता मांग नहीं कर रहा है। ये चाहते हैं कि बंगाल जले, विपक्ष के नेता चाहते हैं बंगाल जले। समय की कमी है मेरे पास, ये क्यों नहीं मांग करते हैं? श्याम सलोनी जी, समय की कमी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ नितिन सिंह जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? श्याम सलोनी जी कह रहे हैं कि विपक्षी दल जो है उनको मांग करनी चाहिए राष्ट्रपति शासन लगाने की बंगाल ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इससे ज्यादा घटिया कोई बयान नहीं हो सकता है। इनको जिम्मेदारी है, केंद्र में सरकार में बैठे, कार्रवाई किसको करनी है कौन तय करेगा? भारतीय जनता पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के मांग के आधार पर काम करती है? हर काम भारतीय जनता पार्टी दलितों का शोषण करते हैं कि अखिलेश यादव गोली मारने वाले की धमकी देने करनी सेना पर कार्रवाई, मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, हिंदुओं को बर्बाद करिए, दलित की हत्या करने पर कार्रवाई करिए। यही हाल तुम उत्तर प्रदेश में कर रहे हो, यही तुमने उत्तर प्रदेश में किया था। इसको ये समझ में आ चुका है कि देश में जो भी दंगे भड़केंगे वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ही भड़केंगे, और आप लोग दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही करते रहेंगे, इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ये एकदम स्पष्ट हो चुका है। हिंदू मरे चाहे मुस्लिम मरे, मरेगा आम आदमी ही कहीं भी दंगे भड़केंगे। तो फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बंगाल लगातार आग में झुलस रहा है। सांप्रदायिक हिंसा भड़की बंगाल में, जिसके बाद जो फोर्स है वो तैनात कर दी गई। बहरहाल शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन जो बंगाल के हिंदू हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर है, और साफ तौर पर इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां हैं जो कानूनों के नाम पर हिंसा भड़काने की कोशिश में लगी रहती हैं। बहरहाल इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।